हेलो बच्चों, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम कक्षा 11वीं की भूगोल विषय के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत पुस्तक के अध्याय नंबर 10 वायुमंडल परिसंचरण तथा मौसम प्रणाली को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले कि हमने क्वेश्चन आंसर मतलब कि अध्याय 9 को पहले डिस्कस कर चुके थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। धरातल से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब अगर हम पृथ्वी के धरातल से ऊपर जाएंगे तो मंडलीय दाब क्या हो, कैसा होगा। इसके ऑप्शंस हैं, कम होने लगता है, ब बढ़ने लगता है, स स्थिर रहता है और द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम धरातल से ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब कम होने लगेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, वायुमंडलीय दाब मापने की इकाई है। हमें बताना है कि वायु दाब को हम कैसे नापते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिलीबार। हम लोग मिलीबार में वायु दाब मापते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। वायु दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। वायु दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, बैरोमीटर। बैरोमीटर से हम वायु दाब को मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, विषुवत रेखा के निकट वायु दाब कैसा होता है। तो हमें बताना है विषुवत रेखा, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, वहाँ पर वायु दाब कैसा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का कम। विषुवत रेखा पर वायु दाब कम होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, कैरियोलिस बल किस वर्ष में ज्ञात किया गया। मतलब कि कैरियोलिस बल के बारे में हमें किस वर्ष में पता चला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, 1844। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, पृथ्वी तल पर समुद्र तल से समान ऊंचाई पर स्थित दो स्थानों के बीच वायुदाब के परिवर्तन की दर को कहते हैं। मतलब कि जो पृथ्वी का तल और समुद्र तल को जो रेखा समान ऊंचाई से मिलाती है, दो स्थानों के बीच के वायुदाब के परिवर्तन की दर को हम क्या कहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर द, वायुदाब प्रवणता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। वायु का परिसंचरण होता है। वायु का परिसंचरण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का उच्च दाब से निम्न दाब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च दाब से निम्न दाब, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है, कहाँ होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उष्ण महासागर से। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, सामान्य रूप से चक्रवात होते हैं। सामान्य रूप से चक्रवात कैसे होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निम्न दाब का केंद्र। जहाँ पर भी निम्न दाब बनता है तो वहाँ पर चक्रवात की स्थिति पैदा हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, इसमें ऑब्जेक्टिव का, ITCZ अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र मुख्य रूप से पाया जाता है। तो हमें बताना है कि ITCZ अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहाँ पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहाँ पाया जाता है, ये भूमध्य रेखा में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट है, वायु गर्म होने पर डैश एवं ठंडी होने पर डैश है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वायु गर्म होने पर क्या होता है, फैलती है। वायु जब गर्म होगी तो कैसा होता है, फैलती है। मतलब उसके कारण एक दूसरे से अलग भागते हैं। और ठंडी होने पर सिकुड़ती है। जब हम वायु को गर्म करेंगे तो वो फैल जाएगी, और जब ठंडी होती है वायु तो सिकुड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण धरातल के निकट वायु डैश होती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण धरातल के निकट वायु डैश होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सघन।
गुरुत्वाकर्षण के कारण वायु कैसी हो जाती है, सघन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, समान वायु दाब को मिलाने वाली रेखा डैश कहलाती है। तो हमें पता होना चाहिए इसको हम क्या बोलते हैं, समदाब रेखा। जहाँ दाब बराबर हो उसे क्या बोलेंगे हम, समदाब रेखा बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ध्रुवीय क्षेत्रों में वायु दाब डैश होता है। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में वायु दाब क्या होगा, अधिक होगा, अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, पृथ्वी के घर्षण के कारण लगने वाले बल को डैश कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, कोरियोलिस बल। इसे क्या बोला जाता है, कोरियोलिस बल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समदाब रेखा के दूर होने पर दाब प्रवणता डैश होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दाब प्रवणता कैसी होती है, कम होते जाती है जैसे हम समदाब रेखा से दूर जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, प्रति चक्रवात के केंद्र में वायुदाब डैश होता है। प्रति चक्रवात के केंद्र में वायुदाब का केंद्र कैसा होता है, वायुदाब मतलब कि अधिक होता है। लेकिन चक्रवात के इसमें क्या है, वायुदाब केंद्र में कैसा रहेगा, कम, और प्रति चक्रवात में वायुदाब कैसा रहेगा, अधिक केंद्र पर। जस्ट अपोजिट हो जाती है स्थिति चक्रवात और प्रति चक्रवात में। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, जब दो भिन्न प्रकार की वायु राशियाँ मिलती हैं तो उनके मध्य सीमा क्षेत्र डैश कहलाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वाताग्र। जब दो भिन्न प्रकार की वायु राशियाँ मिलती तो उनके मध्य सीमा क्षेत्र को क्या बोलते हैं, वाताग्र कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सही जोड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 3 सही जोड़ी मिलाना है हमें। इसमें फर्स्ट है चक्रवात। तो चक्रवात कहाँ पे आते हैं, पता होना चाहिए हमें, चक्रवात कहाँ पे आते हैं, हिंद महासागर में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का हिंद महासागर। ये ऐसे मिला भी सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है इसी में, हैरिकेन। हैरिकेन कहाँ पे आते हैं, तो हैरिकेन हमारे आते हैं अटलांटिक महासागर में। ये सेकंड हो गया हमारा। 3 देखेंगे, टाइफून। टाइफून कहाँ पे आते हैं, दक्षिणी चीनी सागर में। तो ये हमारा क्या हो गया, 3 की सही जोड़ी हो गई। विली विलीज, ये कहाँ पे आते हैं, विली विलीज ऑस्ट्रेलिया। तो ये हमारी 4th की सही जोड़ी हो गई। 5 देखेंगे, ITCZ। ITCZ कहाँ पर होता है ये, तो ये होते हैं भूमध्य रेखा में। तो ये हमारे 5वें की करेक्ट सही जोड़ी हो गई। इसके बाद 6 है महासागरीय वायु राशि। महासागरीय वायु राशि इसे क्या बोलते हैं, MT। तो ये हमारा 6th की सही जोड़ी हो गई। 7 देखेंगे, ध्रुवीय महाद्वीपीय वायु राशि। तो इसे हम क्या बोलेंगे, CP। तो ये क्या हो गया, 7 की करेक्ट हो गई। इसके बाद है 8 पे ENSO। ENSO तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पेरू का तट। ये 8 का करेक्ट सही जोड़ी हो गई। इसके बाद है कोरियोलिस बल की खोज किसने की थी, फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने। तो ये 9th की करेक्ट सही जोड़ी हो गई। उसके बाद लू क्या है, एक मौसमी पवन है। तो ये हमारे 10th की सही जोड़ी हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, सत्य और असत्य बताना है हमें। क्वेश्चन नंबर 1 है, चक्रवात हमेशा शांत प्रकृति के होते हैं। तो ये क्या है, असत्य है, मतलब कि इनकरेक्ट हो गया। इसके बाद 2 है, वाताग्र का निर्माण सदैव भूमध्य रेखा में होता है। वाताग्र का निर्माण सदैव भूमध्य रेखा में होता है। यह क्या है, यह भी असत्य, हमेशा यह भूमध्य रेखा पर इनका निर्माण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, चक्रवात का केंद्र निम्न वायुदाब का होता है। तो यह करेक्ट है। और प्रति चक्रवात का केंद्र निम्न वायुदाब नहीं होता, अधिक वायुदाब होता है वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, एल नीनो घटना भारत के मौसम को प्रभावित करती है। तो यह बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद 5 देखेंगे, उष्ण वाताग्र में ठंडी वायु राशि आक्रामक होती है। तो ये क्या है, इनकरेक्ट हो गया। विली विलेज हिंद महासागर में आते हैं। तो यह भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। विली विलेज कहाँ पे आते हैं, ऑस्ट्रेलिया में।
क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, समुद्र समीर हमेशा समुद्र से स्थल की ओर चलती है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद 8 देखेंगे, ITCZ का उद्भव भूमध्य रेखा के दोनों ओर होता है, तो ये क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, वायुमंडलीय दाब के अंतर को दाब प्रवणता कहते हैं, तो ये भी क्या है, करेक्ट है। उसके बाद देखेंगे 10th, वायु ठंडी होने पर सिकुड़ती है, यह भी करेक्ट है, हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है हमें। फर्स्ट इसमें समान दाब को मिलाने वाली रेखा कहलाती है, हमने इससे पहले पढ़ा था कि समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, समदाब रेखा, उसे हम बोलते हैं समदाब रेखा। क्षैतिज गतिमान वायु क्या कहलाती है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्षैतिज गतिमान वायु क्या कहलाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पवन, पवन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, वायुदाब मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, तो इसको हमने पहले भी देखा था, वायुदाब हम किससे मापते हैं, बैरोमीटर से, बैरोमीटर करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, समुद्र तल पर वायुदाब वितरण कहाँ दिखाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौसम मानचित्र पर, मौसम मानचित्र पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, उपोष्ण उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण, 30 डिग्री उत्तर से लेकर 30 डिग्री दक्षिण तक क्या पाया जाता है, उपोष्ण उच्च वायुदाब का क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, पृथ्वी के घूर्णन द्वारा लगने वाले बल को कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, कोरियोलिस बल के कारण वायु उत्तरी गोलार्ध से किस दिशा में विचलित हो जाती है, क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर फिर क्या हो जाएगा इसमें, दाहिने तरफ, दाहिनी तरफ। कोरियोलिस के बल के कारण वायु उत्तरी गोलार्ध के किस दिशा में विचलित हो जाएगी, दाहिनी तरफ पे इसका विचलित हो जाएगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ITCZ का पूरा नाम लिखिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ITCZ का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चक्रवात के केंद्र में वायुदाब कैसा होता है, चक्रवात के केंद्र में वायुदाब कैसा होता है, वहाँ पर सबसे कम होता है, मतलब कि न्यून वायुदाब कहाँ पर रहता है, चक्रवात के केंद्र में वायुदाब सबसे कम होगा, न्यून होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति चक्रवात के केंद्र में वायुदाब कैसा होगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा सबसे अधिक, प्रति चक्रवात के केंद्र में वायुदाब सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 और आज का आखिरी क्वेश्चन, जब दो भिन्न प्रकार की वायु राशियाँ मिलती हैं तो किसका निर्माण होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था, इसे हम क्या बोलते हैं, वाताग्र बोलते हैं। चलिए बच्चों, आज का ये आखिरी क्वेश्चन था, धन्यवाद।